Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 17th of November 2021. तो गाइज आज है तारीख 17 नवंबर 2021 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है आज के इस वीडियो में। सबसे पहला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये आर्टिकल पिछले 4-5 दिनों से लगातार चर्चा में है, तो फाइनली आज हम डिस्कस करेंगे बेलारूस और पोलैंड के क्राइसिस के बारे में। आखिरकार इन दोनों कंट्रीज के बीच में क्या क्राइसिस चल रहे हैं, प्लस रशिया क्या क्या रोल है, सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर सही से समझ में आने वाली है। प्लस उसके बाद मैं इस पूरे क्राइसिस का बैकग्राउंड भी यहाँ पर कवर करूंगा। उसी के साथ मैं आप लोग को बता दूं, ये जो डेली करंट अफेयर का वीडियो है ये डेली मॉर्निंग में 5 बजे अपलोड हो जाता है और यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं जो कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक आर्टिकल को इतना डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स या मेंस में आएगा तो उनको आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसी प्रकार से दूसरा आर्टिकल अगेन एक और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एक बॉडी बनाने के बारे में चर्चा की गई है, नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर अथॉरिटी। जो रिवर्स होती है उन दोनों रिवर्स को, या मतलब कि जो भी रिवर्स है उनको जोड़ने का काम करेगा ये पूरा बॉडी, और उसके बाद इस बॉडी का क्या रोल होने वाला है आगे हम लोग समझेंगे। देन उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात हम लोग ये समझेंगे कि जैसे ही हम लोग किसी रिवर को इंटरलिंक करते हैं तो उससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सारी चीजें यहां पर हम लोग को समझ में आने वाली है। उसी के बाद दूसरा आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने कल एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि अभी हाल ही में सरकार ने 2 स्कीम्स को लॉन्च किया। एक स्कीम का नाम है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम और दूसरे का नाम है रिटेल डायरेक्ट स्कीम। तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में मैंने कल आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी थी, अच्छे से मैंने आपको ये स्कीम समझाई थी। आज हम लोग दूसरी वाली स्कीम को पढ़ेंगे जिसका नाम है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, डिस्कस करेंगे आखिरकार ये स्कीम क्या है, इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या ऐसी स्कीम हमारे पास पहले थी या नहीं थी, अगर थी तो उसका क्या किया गया है, ये सारी बात आपको जानने को मिलेंगी। देन उसके बाद एक और वायरस चर्चा में आया, नोवो वायरस। तो हम डिस्कस करेंगे ये नोरो वायरस क्या है और इसके क्या लक्षण है, प्लस यहाँ पर इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ आप लोगों को नोरो वायरस के बारे में जानने को मिलने वाली हैं। देन उसके बाद एक आर्टिकल लगातार चर्चा में देखने को मिल रहा है, सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, दोनों बॉडीज के जो डायरेक्टर होते हैं उनके टेन्योर को बढ़ा दिया गया। पहले 2 साल का इनका टेन्योर हुआ करता था, नाउ अब एक्सटेंड करके 5 साल का कर दिया गया है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर कवर की जाएंगी जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट होंगी। देन उसके बाद एक आर्टिकल काफ़ी चर्चा में है, केसर ए हिंद बटरफ्लाई। तो इस बटरफ्लाई के बारे में बात करेंगे, बटरफ्लाई की खासियत क्या होती है और इस आर्टिकल में मैं आपको समझाऊंगा आखिरकार बटरफ्लाई पैदा कैसे होती है, ठीक है, इसके पीछे का प्रोसेस क्या होता है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन आज हम लोग इसको क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। फिर लास्ट में छोटा सा आर्टिकल मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है आज, क्योंकि COP26 का समिट हुआ है हाल ही में, ग्लासगो के अंदर ये समिट देखने को मिला, प्लस उसमें बहुत सारी बातें की गई हैं। अब इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था जहां पर COP26 के जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन टर्म्स हैं, उनको डिफाइन किया गया है। तो सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोग आज के टाइम पर COP26 के बारे में सारी बातें अच्छे से क्लियर कर पाओ। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट मैं हमेशा करता हूं, आज भी वो करूंगा कि यहां तक पहुंच गए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एक लाइक करके आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो। और अगेन आज का टारगेट हमेशा की तरह 1K प्लस लाइक्स का है, तो 1000 लाइक को आज भी क्रॉस करवाना है जैसा डेली बेसिस पर आप लोग यहां पर करते हो। तो अब फटाफट रिवीजन करते हैं, क्योंकि हमारे इस वीडियो की खास बात यह है कि हम लोग करंट इश्यूज़ को तो डिस्कस करते ही हैं, साथ ही साथ जो हमारा प्रीवियस डे का करंट अफेयर होता है उसका रिवीजन भी करते हैं। मतलब कल हमने जो भी डिस्कशन किया है एक छोटा सा उसके बारे में ओवरव्यू लेंगे ताकि हम लोग चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट करके चलते रहें। कल हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में इस स्कीम को लॉन्च किया है। तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी कि अब जो यहाँ पर छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स, वो डायरेक्टली आरबीआई के अंदर अपना एक अकाउंट खुलवा सकते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग गिल्ट अकाउंट, ठीक है। नाउ आपसे क्वेश्चन यह है कि गिल्ट अकाउंट क्या होता है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि चाइना ने अभी एक वॉरशिप एक्सपोर्ट किया है पाकिस्तान को। नाउ उस
वॉरशिप का नाम बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। देन उसके बाद एक आर्टिकल डिस्कस किया था हमने, यूएस के अंदर काफ़ी महंगाई बढ़ी है और उसकी वजह से भारत के ऊपर काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से डिस्कस करी थी। नाउ एक क्वेश्चन आप लोगों से ये बनता है, भारत के अंदर हम लोग इन्फ्लेशन को जब मेजर करते हैं तो वो किस बेसिस पर मेजर करते हैं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोग को बताना है। देन उसके बाद एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि आज के टाइम पर हमने देखा लोकस्ट का अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। जो ग्रासों पर होता है इनका अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला और इन लोकस्ट की वजह से आज के टाइम पर जो हमारी फसलें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा तबाह हुई हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का यहाँ पर नुकसान किया था लोकस्ट ने। ऐसी रिपोर्ट्स हमने डिस्कशन किया था उन रिपोर्ट्स का। देन आज आप लोगों को बताना है इन लोकस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताना। देन उसके बाद एक आर्टिकल डिस्कस किया था हमने, अभी छठा एडिशन हुआ है शक्ति एक्सरसाइज का, तो यहाँ पर ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में अभ्यास होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में उन दोनों कंट्रीज़ का नाम बताना है। फिर एट द लास्ट हमने डिस्कस किया था डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया को लेकर। नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला जो पार्ट है वो भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोग को समझाया था। आखिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर कितने स्टेट्स आते हैं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना और उन स्टेट्स के नाम भी ज़रूर लिखना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करेंगे आज का डिस्कशन। आज का सबसे पहला आर्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और आईआर आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। और अब यहाँ पर आप चाहो तो नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोग यहाँ पर लिखते हुए भी चल सकते हो। बाय द वे इसका जो पीडीएफ वगैरह वो आपको मिल ही जाता है। जो आर्टिकल है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेलारूस पोलैंड क्राइसिस के बारे में। बेलारूस और पोलैंड दोनों अलग अलग कंट्री हैं, दोनों के बॉर्डर के बीच में, मतलब दोनों कंट्रीज बॉर्डर बाउंड्रीज को शेयर करती हैं। अब वहाँ पर जब इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक बॉर्डर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से फेंसिंग बनी हुई है, ये बॉर्डर है और इस बॉर्डर पर जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं। एक तरफ बेलारूस के अंदर काफ़ी सारे लोग खड़े हैं और इस बॉर्डर को तोड़ने में लगे पड़े हैं कि इस बॉर्डर को तोड़ के हम लोग पोलैंड के अंदर एंट्री लेंगे, क्योंकि पोलैंड की साथ साथ पोलैंड में जैसी एंट्री लेंगे उसके बाद वो यूरोपियन यूनियन के अंदर एंट्री ले लेंगे। तो यहाँ पर ये जो रेफ्यूजीज हैं, शरणार्थी हैं या माइग्रेंट्स हैं, इनकी कोशिश यही है कि हम लोग क्या करें, इनको तोड़ें बाउंड्रीज को और उसके बाद जाकर डायरेक्टली यूरोपियन यूनियन के अंदर एंट्री लें। लेकिन यूरोपियन यूनियन यहाँ पर एंट्री देना नहीं चाहता है और बेलारूस चाहता है हम लोग यहाँ पर इनको एंट्री दिलवाएं उधर। तो ये क्राइसिस आज के टाइम पर दोनों कंट्रीज में क्रिएट हो रहा है। नाउ अब एक एक करके हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं ये आर्टिकल द हिंदू से लिया गया है और यहाँ पर मैं आपको सारे सोर्सेज दिखाता रहूँगा कि कहाँ कहाँ से आर्टिकल्स को लिया जा रहा है। तो हाल ही में बेलारूशियन और रशियन दोनों पैराट्रूपर्स देखने को मिले कि दोनों साथ में मिल चुके हैं, क्योंकि बेलारूस और रशिया देखो दोनों आपस में मिल चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा दोनों के जो रिलेशन है ना वो बहुत पहले से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ये भी आप लोग को आगे क्लियर करवाया जाएगा। तो यहाँ पर आज के टाइम पर जो बेलारूस के अंदर आपको लीडर देखने को मिलेंगे वह है लुकाशेंको। यहाँ पर आपको लुकाशेंको का ये फोटो दिख रहा होगा। तो बेलारूस के अंदर अगर हम बात करें, पिछले साल की बात है, अगस्त 2020 की बात है, इलेक्शन हुए वहाँ पर। इलेक्शन होने के बाद वहाँ के एक प्रेसिडेंट चुनकर आ चुके हैं, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अब इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ बेलारूस जब से ये कंट्री बनी है तब से लुकाशेंको ही इस कंट्री के ऊपर राज कर रहे हैं और आने वाले टाइम पर इन्होंने फिर से अपने आप को जिताया और फिर से यहाँ पर ये राज करेंगे बेलारूस के ऊपर। लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। लोग यहाँ पर बोलते हैं कि यार इतने लंबे समय से ये व्यक्ति राज कर रहा है और आने वाले टाइम पर भी ये ऐसे ही करता रहेगा। जैसे आज के टाइम पर रशिया के अंदर व्लादिमीर पुतिन का ये रोल देखने को मिलेगा, उसी प्रकार से आज के टाइम पर बेलारूस के अंदर भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो क्या हुआ कि जो लोग हैं, लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट में कि भाई इतने लंबे समय से सरकार चल रही है और बुरी हालत भी हो चुकी है, इनसे सही से मैनेज भी नहीं हो रहा है। तो क्या है कि हम लोग को सरकार बदलनी चाहिए, इतने लंबे समय से आदमी सर्व कर रहा है, अब इसको हटना चाहिए। अब लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया लेकिन उन सबका प्रोटेस्ट फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रेसिडेंट है वहाँ के, इन्होंने क्या करा, इन्होंने लोगों को पिटवाया खूब। यहाँ पर पिटवाने के बाद उनको अरेस्ट भी किया। लगभग 35,000 लोगों को अरेस्ट किया गया था इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान। तो आप समझ सकते हो कि कितना भयंकर प्रोटेस्ट हुआ होगा इनके खिलाफ। तो ये सारी चीज़ देखने को मिली है, ये आप देख पाओगे। अब जैसे ये सारी क्राइसिस बेलारूस के अंदर क्रिएट हो रहे थे, अब इस क्राइसिस को देखने के बाद जो यूरोपियन यूनियन है, जहां पर 27 नेशन आपको देखने को मिलेंगे, इस यूरोपियन यूनियन ने क्या करा, बेलारूस के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। बेलारूस के सरकार के ऊपर सैंक्शन लगा दिया। क्यों? क्योंकि बेलारूस की सरकार ने, इन्होंने क्या करवाया, इतने सारे लोगों को बुरी तरह से पिटवाया था।
ठीक है, ये आप देख पाओगे, मैं आपको लोकेशन दिखाता हूं मैप में। इधर पीछे रशिया है, इधर बेलारूस हो गया, इधर पोलैंड हो गया। ये इन दोनों कंट्रीज का बॉर्डर है। अभी इसी बॉर्डर के बारे में चर्चा की जा रही है और यहां पर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो लगातार खड़े पड़े हैं। ये सोच रहे हैं कि यहां पर ये चाहते क्या है कि बॉर्डर को तोड़ो, फटाक से हम लोग को यूरोपियन यूनियन के अंदर एंट्री मिल जाए। और यूरोपियन यूनियन जो हमारा है वो चाहता नहीं है कि हम लोग इन लोगों को एंट्री दें। ठीक है, तो इसी वजह से क्राइसिस बना हुआ है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, ये लोग कौन से लोग हैं? तो ये सारे लोग यहाँ पर आपको नीचे वाले एरियाज के देखने को मिलेंगे, जैसे अफगानिस्तान और सीरिया, इन सारे कंट्रीज के अंदर जहाँ पे भी वॉर चली है उनके लोग यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब क्या है ना, वहाँ पे वॉर वगैरह हुई है तो लोग वहाँ से निकले हैं। अब लोग निकलने के बाद एक तरीके से यहाँ तक बॉर्डर तक पहुँच गए हैं। अब आप कहोगे बॉर्डर तक कैसे पहुँचे लोग, क्योंकि वो एरियाज तो आपको नीचे की साइड देखने को मिलेगा। अब ये सारा यूरोपियन यूनियन क्रॉस करोगे तो नीचे आपको अफ्रीकन नेशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा सीरिया, इराक ये देखने को मिलेगा। तो ये सब यहाँ कैसे पहुँचे बेलारूस के अंदर? तो उस पूरे काम में रशिया ने मदद करी है। रशिया ने क्या करा, इन लोगों को उठाकर यहाँ से रशिया ले गए और रशिया से घुमाकर यहाँ पर बेलारूस में लाया गया और फिर उधर की साइड यहाँ पर ये लोग आज के टाइम पर बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। और बेलारूस की सरकार खुद चाहती है क्या कि इन लोगों को भेजा जाए अंदर। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के अंदर एंट्री दी जाए। क्यों? क्योंकि एट द लास्ट अगर हम देखें तो रशिया का जो व्लादिमीर पुतिन है, इनका एक इंटेंशन है, वो क्या है कि यूरोपियन यूनियन को तोड़ा जा सके, यूरोपियन यूनियन को तोड़ दिया जाए। और यूरोपियन यूनियन यहाँ पर इन लोगों को एंट्री दे नहीं रहा है। यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पर एंट्री दी नहीं है, प्लस खासकर पोलैंड ने एंट्री दी नहीं है। और पोलैंड ने यहाँ पर लगभग हजारों की कगार में अपने पुलिस फोर्सेस को तैनात कर रखा है। ठीक है, तो कभी भी एक बहुत बड़ा इंसिडेंट क्रिएट हो सकता है, कभी भी एक ये जो क्राइसिस है ना, एक बहुत बड़े बवाल में क्रिएट हो सकता है। और यहाँ पर इसके पीछे का इंटेंशन यही है कि रशिया चाहता है कि यार यूरोपियन यूनियन भी टूट जाए। ठीक है, ये चीज़ आपने देखी, तो मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें चली हैं। अभी हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन ने क्या करा, बेलारूस के ऊपर सैंक्शन लगा दिए। क्यों? क्योंकि बेलारूस के अंदर लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें सरकार बदलना है, तो वहां पर लोगों को मारा पीटा गया, जेल में डाला गया। देन उसके बाद एक और इंसिडेंट होता है। दूसरा इंसिडेंट क्या होता है, मई 2021 की बात है, मतलब इसी साल की बात है। हमने इसको कवर भी किया था। जो ये बेलारूस के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने एक प्लेन को हाईजैक किया था। मैं आपको ये दिखाता हूँ पिक्चर, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल था। इस प्लेन को हाईजैक किया। अब इस प्लेन को क्यों हाईजैक किया? क्योंकि इस प्लेन के अंदर एक इंसान था, एक आदमी था, मतलब बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे होंगे, उसी में से एक इंसान और था। वो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, ये वाला व्यक्ति। ठीक है, अब यहाँ पर इस व्यक्ति का नाम है रोमन प्रोटासेविच। अब ये कौन है? तो रोमन प्रोटासेविच, अगर हम बात करें तो लुकाशेंको के ओपोजिशन के साइड पर आप देख सकते हो, मतलब कि बेलारूस के अंदर लुकाशेंको की सरकार है। अब यहां पर लुकाशेंको के अगेंस्ट में एक बंदा खड़ा हुआ जिसका नाम है रोमन प्रोटासेविच। ठीक है, ये इसके लुकाशेंको के अगेंस्ट में खड़ा हुआ। अब क्या हुआ, रोमन प्रोटासेविच को लोगों का सपोर्ट मिला, बेलारूस के लोगों का बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला, लोग सब सपोर्ट कर रहे थे। तो लुकाशेंको को डर था कि कहीं ना कहीं रोमन प्रोटासेविच सत्ता को ना लेके चले जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर रोमन प्रोटासेविच को अरेस्ट किया गया। यहाँ पे आप देख पाओगे एक प्लेन में जा रहा था रोमन प्रोटासेविच, तो इस प्लेन को हाईजैक करने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से अरेस्ट वगैरह किया गया था। इसके बारे में हम लोग मई के अंदर ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग देख पाओगे। अब जब अरेस्ट किया तो इसके बाद बहुत ज़्यादा और बवाल हुआ। अब बवाल हुआ तो यूरोपियन यूनियन ने और बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए। किसके ऊपर? बेलारूस के ऊपर। अब क्या हुआ कि देखो, जो बेलारूस के अंदर ओपोजिशन पार्टीज हैं वो यहाँ पर और फोकस कर रही हैं। जो बेलारूस के अंदर ओपोजिशन पार्टीज हैं, खासकर रोमन प्रोटासेविच को जो सपोर्ट कर रहे थे, उन लोगों का कहना यह है कि यूरोपियन यूनियन से उन्होंने बोला कि भाई आप लोग और बहुत सारे सैंक्शन लगाओ बेलारूस के ऊपर, और भी बहुत सारे सैंक्शन लगा के बेलारूस को बेकार कर दो। बेलारूस के ऊपर जो व्यापार है उसका सैंक्शन लगाओ, बेलारूस से आप ट्रेड वगैरह कुछ मत करो, क्योंकि इस प्रकार के सिनेरियो आज के टाइम पर बेलारूस के अंदर क्रिएट हो रहे हैं। ये यहाँ पर मुद्दा निकल कर आया। देन अब क्या हुआ कि लेकिन यहाँ पर सैंक्शन ज़्यादा लगाए नहीं गए। यूरोपियन यूनियन ने थोड़े से सैंक्शन तभी लगाए थे बहुत पहले, जो मैंने आपको समझाया था ये। ठीक है, जब लोगों को मारा गया तभी यूरोपियन यूनियन ने बेलारूस के ऊपर सैंक्शन लगाए, बाद में इतने लगाए नहीं। क्यों? क्योंकि बाद में बेलारूस ने भी धमकी दे दी। लुकाशेंको ने क्या धमकी दी कि आज के टाइम पर जो यूरोपियन यूनियन के अंदर, ध्यान से सुनना, जो यूरोपियन यूनियन के अंदर गैस की सप्लाई हो रही है ना रशिया से, वो हम कट करवा देंगे। कट कैसे करवा देंगे? क्योंकि ये देख पाओगे आप मैप, यहां पर रशिया से एक गैस पाइपलाइन निकलती है जिसका नाम है द्रुजबा पाइपलाइन। तो रशिया से ये पाइपलाइन निकलती है बेलारूस से होकर, तो यहां पर बोला है कि भाई हम इसको कट कर देंगे गैस की पाइपलाइन। अब यूरोपियन यूनियन के अंदर ये जो गैस है वो नहीं पहुंच पाएगी, तो क्राइसिस क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अगर अब की बार सैंक्शन लगाए तो बेलारूस की ये धमकी रही। तो आप देख पाओगे एक पाइपलाइन ये है द्रुजबा पाइपलाइन, और दूसरी एक और पाइपलाइन आपको ये देखने को मिलेगी जिसका नाम है बाल्टिक पाइपलाइन सिस्टम 2। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे एक और पाइपलाइन जा रही है। तो दो पाइपलाइन यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही हैं, जो रशिया से निकलती हैं बेलारूस से होकर, फिर इधर यूरोपियन यूनियन में ये गैस को सर्व करती हैं।
तो इसके बारे में आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो बेलारूस के ऊपर ज़्यादा फिर उसका सैंक्शन लगाए नहीं गए, लेकिन अब क्या हो रहा है, आज के टाइम पर क्राइसिस कुछ ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अब आते हैं करंट क्राइसिस के ऊपर। हमने बैकग्राउंड हिस्ट्री इसकी कवर करी है कि किस प्रकार से रिलेशन चल रहे हैं। करंट क्राइसिस में बात करें तो हजारों की कगार में जो लोग हैं आज के टाइम पर, मिडिल ईस्ट वाले जो लोग हैं, वो पोलैंड के बॉर्डर के पास पहुंच चुके हैं। पोलैंड और बेलारूस का जो बॉर्डर है, मैंने अभी आपको जो बॉर्डर दिखाया था एक सेकेंड इस वाले मैप पर, हाँ ये वाले बॉर्डर पर लोग पहुंच चुके हैं। और लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग को यूरोपियन यूनियन के अंदर एंट्री दी जा सके, और पोलैंड मना कर रहा है कि इनकी एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख पाओगे, ये यहाँ पे बताया गया। देन उसके बाद पोलैंड आज के टाइम पर मेंबर है यूरोपियन यूनियन का। मैंने आपको बताया आखिरकार यूरोपियन यूनियन क्या है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को चीज़ों को अच्छे से क्लियर हो जाए। यूरोपियन यूनियन के अंदर लगभग 27 मेंबर्स आज के टाइम पर ये देखने को मिलेंगे। जो डार्क ऑरेंज कलर में है ना, ये सारे यूरोपियन यूनियन मेंबर्स है, चाहे वो लग्जमबर्ग हो, फ्रांस हो, उसके बाद यहाँ पर आपके पोलैंड वगैरह, ये सारी जो भी कंट्रीज आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। देन उसका एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। ये हो गया करंट क्राइसिस। तो करंट क्राइसिस में क्या चल रहा है, आप लोगों ने देख लिया कि पोलैंड एंट्री नहीं दे रहा है और पोलैंड से ज़बरदस्ती कहा जा रहा है कि अब एंट्री दो, ठीक है। अब यहाँ पर रशिया भी किसको सपोर्ट कर रहा है, बेलारूस को सपोर्ट कर रहा है। और अगर मैं बताऊँ तो रशिया और बेलारूस दोनों के रिलेशन बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इधर आप देख पाओगे बेलारूस प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको और इधर यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, दोनों के रिलेशन बहुत ज़बरदस्त हैं। इनफैक्ट बहुत सारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि आने वाले टाइम पर जो बेलारूस है ना, वो कहीं ना कहीं रशिया के साथ मर्ज हो जाएगा, रशिया के साथ मिल जाएगा। पास में तो है कंट्रीज, ठीक है, तो रशिया के साथ मिल जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी यहां पर देखने को मिलती है। तो रिलेशन दोनों के बहुत जबरदस्त हैं। रशिया ने अपना सपोर्ट भी दिखाया, रशिया ने बेलारूस को सपोर्ट किया इस पूरे मामले में। रशिया ने बोला कि भाई क्यों नहीं एंट्री दोगे, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको एंट्री देनी चाहिए। रशिया ने गवर्नमेंट सपोर्ट भी दिखाया, पॉलिटिकल सपोर्ट भी दिखाया, लुकाशेंको को पूरी तरह से सपोर्ट किया है। रशिया ने पता क्या बोला, रशिया ने बोला जो भी माइग्रेंट वर्कर्स आज के टाइम पर खड़े हुए हैं ना, वो पता है बेलारूस की गलती नहीं है, वो गलती है वेस्टर्न कंट्रीज की। यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, यूएस ने काफी सारी वॉर क्रिएट करी है, कहां पर, इराक के अंदर वॉर क्रिएट करी है, अफगानिस्तान में वॉर क्रिएट करी है, अरब नेशन में वॉर क्रिएट करी है। तो उन सब वॉर की वजह से जो लोग हैं वो निकलकर जाकर बेलारूस पहुंचे हैं और बेलारूस के बॉर्डर पर खड़े हैं और वो चाह रहे हैं कि हम लोगों को यूरोपियन यूनियन में एंट्री मिले। तो इसमें बेलारूस की कोई गलती नहीं है, इसमें जो गलती है वो सब यहां पर वेस्टर्न कंट्रीज की गलती है, ऐसा यहां पर कहकर रशिया ने सपोर्ट दिखाया, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पर आप देख पाओगे कि पोलैंड पर ये सारी क्राइसिस क्रिएट हो रहे थे, ये जो बॉर्डर वगैरह इस पे इतना ज़्यादा बवाल क्रिएट हो रहा है आज के टाइम पर। तो रशिया ने अपने 2 लगभग बॉम्बर्स हैं उनको भेजा ताकि एक बार निगरानी रखी जा सके। तो अपने 2 बॉम्बर्स ये वाले भेजा है। ये वाला विमान है रशिया का जिसको बोला जाता है Tu-22M3, ठीक है। ये वाला बॉम्बर विमान है, इसको दस्तक मारने के लिए भेजा कि बॉर्डर पर क्या चल रहा है। तो मतलब एक तरीके से रशिया पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है किसको, बेलारूस को, ठीक है। फिर उसके बाद रशिया ने वेस्टर्न कंट्रीज के साथ यूरोपियन यूनियन को भी ब्लेम करा। यूरोपियन यूनियन से बोला कि भाई आज के टाइम पर जो माइग्रेंट क्राइसिस क्रिएट हो रहे हैं वो सब आपकी वजह से हो रहे हैं। तो बेलारूस की गलती कोई नहीं है, बेलारूस अपने लोगों को, यहाँ से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं बेलारूस से जा रहे हैं, उसमें बेलारूस की कोई गलती नहीं है। यहाँ पर सारी गलती वेस्टर्न कंट्रीज की है, यूरोपियन यूनियन की है, और यहाँ पर बेलारूस के ऊपर ऐसे सैंक्शंस नहीं लगने चाहिए। तो इस प्रकार का सपोर्ट रशिया ने दिखाया, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ अब बात करते हैं इसके रिस्पांस में यूरोपियन यूनियन का क्या कहना है। यूरोपियन यूनियन ने देखो सीधा सीधा बोल दिया, अपनी सॉलिडरिटी काफ़ी हद तक दिखाई है, काफ़ी एकता है रहती है वैसे भी यूरोपियन यूनियन के बीच में। तो आज के टाइम पर चाहे वो पोलैंड हो, लिथुआनिया हो, लातविया हो, सब साथ में आ चुकी हैं और सब ने मिलकर डिस्कस किया है कि अब और सैंक्शन लगाए जाएंगे बेलारूस के ऊपर। तो अभी यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि और भी बहुत सारे सैंक्शन लगाए जाने वाले हैं आने वाले टाइम पर बेलारूस के ऊपर, क्योंकि बेलारूस की साइड से ये एक अटैक है। बेलारूस चाहे तो इन माइग्रेंट वर्कर्स को रोक सकता है, लेकिन बेलारूस खुद ही धक्का मार रहा है कि भाई जाओ यूरोपियन यूनियन के अंदर, जाओ बॉर्डर पर बवाल करो, ठीक है। तो उन लोगों को रोक सकता है, बेलारूस के हाथ में ये सारी चीजें हैं, लेकिन वो रोक नहीं रहा है। तो इससे यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम पर और भी बहुत सारे सैंक्शंस लगते हुए नजर आए। यूरोपियन यूनियन क्या है मैंने आप लोग को दिखाया, जो डार्क ऑरेंज वाले ये कंट्रीज आपको देखने को मिल रही है, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ये सब यूरोपियन यूनियन के पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में यूरोपियन यूनियन से यूके निकला है, ये तो आपको मालूम ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद दुनिया भर का क्या रिएक्शन है, देखो दुनिया भर का रिएक्शन ये है, जो वेस्टर्न मेंबर्स हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न साइड की कंट्रीज हैं, उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से निंदा करी है बेलारूस की कि बेलारूस आज के टाइम पर इन चीज़ों को रोक सकता है, लेकिन बेलारूस इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहा है। तो इसको लेकर एक सोल्यूशन लेकर आना चाहिए। यूएन रेफ्यूजी एजेंसी हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन हो गया, इन सब ने यहाँ पर गुहार लगाई है कि हम लोग एक सोल्यूशन फटाफट लेकर आएंगे ताकि इस सिचुएशन को संभाला जा सके। अदरवाइज आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है एक बहुत बड़ा बवाल हो सकता है दोनों कंट्रीज के बीच में, बेलारूस और पोलैंड के बीच में, ठीक है। आई होप आपको ये क्राइसिस अच्छे से समझ में आ चुके हैं। 19-20 मिनट में ये क्राइसिस अच्छे से कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गई है।
आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और एनवायरमेंट आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। यहाँ पे बात की गई है नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर अथॉरिटी को लेकर। तो इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। हाल ही में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने बोला है कि हम लोग एक नई बॉडी बनाने वाले हैं जिसका नाम है नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर अथॉरिटी। ये क्या काम करेगी? नदियों को इंटरलिंक करने का काम करेगी, नदियों को मिलाने का काम करेगी। अब नदियों को मिलाया जाएगा, नाले खोद के मिलाया जाएगा, जिससे कि हम लोगों को काफ़ी फायदा भी होगा, लेकिन काफ़ी नुकसान भी हम लोग देख सकते हैं। सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पहला क्वेश्चन तो यह है कि सर इसका आइडिया आया कहाँ से है नदियों को मिलाने का? जो ये आइडिया है ना, ये सबसे पहली बात यहाँ पर ब्रिटिश के थ्रू एक तरीके से इंग्लिश मैन था जिसका नाम है सर अर्थर कॉटन। ये आप देख पाओगे, ये है सर अर्थर कॉटन। इनके थ्रू यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो आइडिया है ये लाया गया था और इन्होंने यहाँ पर अपनी एक तरीके से सजेशन दिया था कि जो गंगा और कावेरी है दोनों को लिंक कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप देख पाओगे यहाँ पर कि ये जो पूरा का पूरा मामला है सर आर्थर कॉटन के थ्रू ये रखा गया था, उसके बारे में ध्यान देना है। नाउ आज के टाइम पर जो ये नीरा है, बेसिकली यहाँ पर इसको बोला जाता है कि नेशनल इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर अथॉरिटी। तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना। अब मैं इसको आगे से नीरा ही बोलूंगा। तो इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम क्या है? देखो, अभी मैंने आपको बताया इसका मेन काम है जो नदियां हैं उनको लिंक करना आपस में। लेकिन उससे पहले आपको इस बॉडी के बारे में 2-4 बातें समझनी होगी। ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक और बॉडी है वाटर को मैनेज करने के लिए और वो है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। अब क्या होगा, जो ये नीरा वाली बॉडी है ना, ये इस वाले को रिप्लेस कर देगी, पुराने वाले को। प्लस नीरा बॉडी के अंदर जो भी यहाँ पर हेड रहने वाला है वो एक सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर होगा, मतलब सबसे ऊंचे पद का एक इंसान रहने वाला है। और उसके बाद आज के टाइम पर जो ये नीरा बॉडी है जैसे ही बनती है तो ये काम क्या करेगी? ये एनवायरमेंट को लेकर, वाइल्ड लाइफ को लेकर, फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर जितने भी इश्यूज होंगे उन सबको देखने वाली है। और रिवर लिंकिंग को लेकर जो रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट होते हैं इन सबको तो देखेगी ही देखेगी। अलग से हमारे वातावरण के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, उनके मुद्दों को भी यहाँ पर ये देखने वाली है। प्लस यहाँ पर नीरा बॉडी के पास पावर यह है कि ये लोग फंड इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, फंड को बोरो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया, चाहे वो लोन से चाहे वो कैसे भी, तो ये लोग यहाँ पर इस प्रकार से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। ये आप लोग को ध्यान रखना है। प्लस उसके बाद यहाँ पर नीरा बॉडी के पास एक और पावर है कि ये लोग एक स्पेशल पर्पस व्हीकल को सेटल करेंगे। मतलब कि मान लो एक प्रोजेक्ट हो गया, गंगा कावेरी का प्रोजेक्ट हो गया, इसको हम लोग लिंक कर रहे हैं। उसी प्रकार से बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। मान लो यहाँ पर हम लोगों ने एक रिवर दूसरी है केन बेतवा वाला हो गया, इसको हम लोग लिंक कर रहे हैं, या फिर बेदी वर्धा को लिंक कर रहे हैं। तो जिसको भी लिंक करेंगे सबके लिए अलग अलग एक हम लोग बॉडी बनाकर बैठा देंगे। तो ये पावर भी नीरा के पास है। तो ये आप लोग देख पाओगे, हर एक के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल रहेगा। तो ये यहाँ पर बताया गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखने को मिलता है, देख पाओगे 2 रिवर्स को लिंक करने की बात की जाती है। आपको मालूम होगा एक जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है हमारा बहुत पुराना है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेतवा केन लिंक। ठीक है, जो हमारी केन रिवर है और बेतवा रिवर है, इन दोनों को लिंक करा गया है। ठीक है, तो ये बहुत सारी अलग अलग रिवर्स होती है जिनको लिंक करने की हम लोग बात करते हैं। इसको लिंक करने से इन रिवर्स की जो कैपेसिटी है वो और इंक्रीज हो जाती है। माफ़ी चाहूँगा, आज पीछे से थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा, है ना। कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि अब यहाँ पर नॉइस हो ना आए। ठीक है, तो ये आप लोग देख पाओगे अलग अलग रिवर्स को हम लोग लिंक करने का काम करते हैं। तो इसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर ये बॉडी बनाई गई है। आप लोग को समझ में आ गया होगा नीरा क्या है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। फुल फॉर्म याद रखना, इसका काम क्या याद रखना। इसका मेन मकसद ये है क्या करना है, जो रिवर्स है उनको लिंक करना है। और मान लो कहीं पर पानी बहुत कम है, मान लो एक पर्टिकुलर एरिया ये है बी और एक पर्टिकुलर एरिया ये है बी वाला एरिया। मान लो यहाँ पर पानी कम है, यहाँ पर पानी ज़्यादा है, तो क्या होगा, इस सरप्लस वाटर को निकाल कर हम लोग थोड़ा सा जो सरप्लस एक्स्ट्रा पानी होगा उसको निकालकर इस सूखे वाले एरिया तक पहुंचा देंगे। तो इस प्रकार से यहां पर एक काम किया जाने वाला है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। नाउ अब ऐसे प्रोजेक्ट की जरूरत क्या है? पहली जरूरत तो यह है कि आज के टाइम पर हम लोग बहुत सारे रीजनल इंबैलेंस देखते हैं, वो कम होता हुआ नजर आएगा। कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है और कहीं पर काफ़ी भारी भरकम बारिश हो रही है। तो कहीं पर जो भारी भरकम बारिश हुई है, जहाँ पर रिवर्स पूरी तरह से भर चुकी हैं, उन रिवर को कनेक्ट कर दिया जाएगा सूखे वाले एरिया से, नाले के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से जो पानी है, जो सरप्लस वाटर है, वो निकाल कर सूखे वाले जगह पर वो पानी पहुँचा दिया जाएगा। ये यहाँ पर इसका ये परफॉर्मेंस होने वाला है। देन उसके बाद बहुत सारे एरिया पे आप देख पाओगे जो एग्रीकल्चरल एरिया होते हैं, वहाँ पर इरिगेशन जो होती है उसके लिए पानी की कमी पड़ जाती है। बहुत सारे एरियाज़ में सिंचाई के लिए पानी की कमी पड़ जाती है। तो उन एरियाज़ पर एक अच्छा खासा पानी मिलेगा, इससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो होगा। ठीक है, ये हम लोग देख पाएंगे। उसके बाद बहुत सारे एरिया पे सूखा पड़ा रहता है। ठीक है, अब जब सूखा पड़ा रहता है तो वहाँ पर हम लोग पानी पहुँचा सकते हैं। तो ये हम लोग को एक फ़ायदा देखने को मिलेगा। प्लस और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऑब्वियसली यहाँ पर जब हम लोग थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, जब हम लोग नाले खोद के दोनों नदियों को जोड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वगैरह भी हम लोग को देखने को मिलता रहता है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाते हैं। ठीक है, मान लो कोई जंगल सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा, कोई जमीन बंजर पड़ी हुई है, वहाँ पे पानी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक काम करता हुआ नजर आएगा। यह
प्रोजेक्ट, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। नाउ अब इस प्रोजेक्ट के फायदेमंद तो बातें हमने सारी पढ़ ली, अब इसके अंदर कुछ परेशानियां भी हैं। परेशानी क्या है? सबसे पहला एनवायरमेंटल कॉस्ट। इससे क्या होगा, मान लो आपने जो है दो नदियों को कनेक्ट करना है, एक नदी यह है और दूसरी वाली नदी यहाँ पर है, बीच में जंगल है, तो क्या करोगे आप यहाँ पर एक नाले से जोड़ोगे, ठीक है, तो क्या करोगे, इस जंगल को बर्बाद करोगे, डिफॉरेस्टेशन करोगे, ठीक है, पेड़ की कटाई करोगे, तो एक नुकसान सबसे पहला ये हो गया, एनवायरमेंटल कॉस्ट आएगा। दूसरा इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत लगेगा, अब यहाँ पर इसको खुदाई करने में, नदियों को जोड़ने में, प्लस और भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में पैसा भी लगेगा, तो इससे सरकार के ऊपर बर्डन काफ़ी बढ़ जाएगा। प्लस उसके बाद तीसरा सोशल इम्पैक्ट भी बढ़ेगा, जंगल में बहुत सारे ट्राइबल पीपल रह रहे हैं हमारे, ठीक है, तो यहाँ पर ट्राइबल जब पीपल रह रहे हैं तो इनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, उन एरिया से हटाना पड़ेगा, तभी तो हम लोग रिवर को लिंक कर पाएंगे, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है, ये कुछ चैलेंजेस हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और एक हमारे पास इसी प्रकार का प्रोजेक्ट है केन बेतवा लिंक के बारे में, तो आपको मालूम होगा ये केन रिवर हो गया, ठीक है, और ये बेतवा रिवर हो गई, तो इन दोनों को इसी प्रकार से ऐसे नाले से जोड़ा गया है, मतलब कि एक ऐसा करके जोड़ा गया है, तो आप लोग ये देख पाओगे, ठीक है। तो ऐसे प्रोजेक्ट हम लोग और भी लगाने काम करेंगे, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट इसी प्रकार से काम करेंगे। अब इसको पूरा करने के लिए एक बॉडी आ चुकी है जिसका नाम है नीरा। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी आती है जीएस पेपर 3 के अंदर। यहाँ पे बात की है, हमारी सरकार ने हाल ही में एक स्कीम को लॉन्च किया है जिसका नाम है आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। तो डिस्कस करेंगे, ओम्बड्समैन नहीं है, ओम्बड्समैन स्कीम है। तो क्या है ये ओम्बड्समैन स्कीम, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। आर्टिकल द हिंदू से लिया गया है, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि बेसिकली दो स्कीम को लॉन्च किया गया था। एक स्कीम का नाम है रिटेल डायरेक्ट स्कीम, हमारे पीएम ने लॉन्च करी है, और इस स्कीम के बारे में कल ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा दिया, तो आज यहाँ पर पढ़ाना दोबारा से टाइम वेस्ट होगा। अब हम डिस्कस करेंगे आज दूसरी वाली स्कीम के बारे में जिसका नाम है इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो ये ओम्बड्समैन है, आखिरकार ये इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है? एक गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है जिसको हम लोग ओम्बड्समैन बोलते हैं, सरकारी एक तरीके से ऑफिशियल पर्सन ये देखने को मिलेगा, जो क्या काम करेगा, जो कंप्लेंट्स को हैंडल करेगा। मान लो आप हो, मैं हूं, हम लोगों ने बैंक में जब पैसा जमा कर रखा है, अब बैंक से हमें कंप्लेंट हो रही है काफ़ी सारे कि बैंक हमारा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, और भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। अब क्या है, वो कंप्लेंट कहाँ पर जाएंगी, ठीक है, तो वो कंप्लेंट हम लोग इस पे ओम्बड्समैन पर ये दर्ज करवाने वाले हैं, और ये जो कंप्लेंट है डायरेक्ट आरबीआई सुनेगा, और फिर इस कंप्लेंट को सुनने के बाद यहाँ पर कुछ स्टेप्स उठाए जाएंगे। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। तो आपकी जो भी कोई भी कंप्लेंट्स हैं वो डायरेक्टली आरबीआई सुनने वाला है, इसी वजह से यहाँ पर ओम्बड्समैन स्कीम को लाया गया है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये डायरेक्टली स्वीडन से उठाया गया है, तो आपको ध्यान रखना स्वीडन में ये कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। और इसका मतलब क्या है कि एक ऑफिसर होगा जिसको अपॉइंट किया जाएगा लेजिस्लेचर के थ्रू, और वो जो ऑफिसर होगा वो सारी कंप्लेंट्स को हैंडल करेगा, ये मेन काम रहने वाला है, ठीक है। इंडिया के अंदर जो ओम्बड्समैन है उनको अपॉइंट किया जाता है ताकि जो कोई भी ग्रीवेंसेस हैं, मान लो कोई भी जैसे कस्टमर है, आप हो गए, मैं हो गया, हमें कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्सन पे कंप्लेंट दर्ज कराने जाएंगे तो उस पर्सन को बोला जाता है ओम्बड्समैन, ठीक है। ऐसे इंश्योरेंस के सेक्टर में होता है, ऐसे इनकम टैक्स के सेक्टर में होता है, और ऐसे ही बैंकिंग के सेक्टर में होता है। हर सेक्टर में ओम्बड्समैन देखने को मिलता है। नाउ यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं बैंकिंग की, तो इसको लेकर आपका एक क्वेश्चन होगा, क्या हमारे पास पहले कोई ऐसी बॉडी नहीं थी कि अगर हमें कोई बैंक से शिकायत हो तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास पहले बॉडी थी, देख पाओगे हमारे पास ओम्बड्समैन स्कीम है, 2006 की है, 2018 की है, 2019 की है। तो आप कहोगे ये नई स्कीम लाने की क्या जरूरत थी? तो ये अलग अलग काम कर रही थी। नाउ अब इन तीनों को कर दिया गया है मर्ज, इन तीनों को कर दिया गया है मिक्स। अब मिक्स करने के बाद एक इकलौती ओम्बड्समैन स्कीम आ चुकी है जो कि कस्टमर के कंप्लेंट्स को रिड्रेस करेगी, कस्टमर के कंप्लेंट्स को देखने वाली है। आप हो, मैं हूं, हम लोग बैंक के साथ कॉन्टैक्ट रखते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ कॉन्टैक्ट रखते हैं। अब इनके साथ हमने कॉन्टैक्ट रखे, इनके साथ हमारा जो भी काम चल रहा है, अगर यहाँ पर ये लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, या फिर हमारा रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई इश्यूज इनके साथ क्रिएट हो रहे हैं, या फिर हमें कोई कंप्लेंट है इन सब इंस्टीट्यूशन से, तो हम वो कंप्लेंट डायरेक्टली अब दर्ज करवा सकते हैं ओम्बड्समैन के पास पर, और वो जो कंप्लेंट है वो डायरेक्टली सुनेगा आरबीआई, और देन उसके बाद इन बैंक्स के खिलाफ कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाए जाएंगे। ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट रखा गया है। अब इसकी जरूरत क्या है? देखो, सबसे पहली जरूरत तो यह है कि पहली ओम्बड्समैन स्कीम को 1990s में लाया गया था, और ये सिस्टम हमेशा चलते रहना चाहिए, और जो लोग हैं, कस्टमर्स हैं, इनको ये बहुत पसंद आया था। पहली जरूरत तो यही है। दूसरी जरूरत यह है कि अगर हम यहाँ पर स्कीम नहीं लेकर आएंगे तो हमारे पास कोई भी मेंटेनेंस वाला ग्राउंड्स होगा नहीं, मतलब कि कोई भी मेंटेनेंस वाली चीज़ें होंगी नहीं, और इससे जो कंज्यूमर होगा, जो कस्टमर होगा, उसका जो विश्वास है वो और टूटेगा। तीसरा यहाँ पर ज़रूरत यह है कि आज के टाइम पर हम लोग काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं, बैंकिंग, एनबीएफसी, डिजिटल पेमेंट की तरफ काफ़ी हद तक आगे निकल चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम लोग इस प्रकार के कंप्लेंट वाली स्कीम्स लेकर आएंगे तो इससे कंज्यूमर के अंदर, यानी जो कस्टमर्स हैं, उनके पास एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आएगा, ठीक है। और इन सब चीज़ों के अंदर लोग थोड़ा सा ज़्यादा अपना और इन्वॉल्वमेंट दिखाते हुए नजर आएंगे।
देन उसके बाद इसके फीचर्स क्या है, फीचर्स क्या है, जो स्कीम है बेसिकली यहाँ पर ये डिफाइन करती है डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, मतलब कि मान लो कोई बैंक है उसने एक अच्छे से काम नहीं किया है, इन चीज़ों को डिफाइन किया जाएगा। और वो जब काम नहीं किया तो आपको परेशानी हुई, आपने कंप्लेंट दर्ज करवाई, कंप्लेंट ले जाकर ओम्बड्समैन पर ये दर्ज करवा दी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। जो आरबीआई है, आरबीआई ने इसके लिए बोला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा ताकि जो बैंक्स हो गया या फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हो गई ये आपस में अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकें और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जा सके, ठीक है। जो बैंक के कस्टमर्स होंगे, जैसे आप और मैं हो, कोई भी कस्टमर है, इन सबको ज़रूरत क्या है, एक कंप्लेंट फाइल करनी है, उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको फीडबैक वगैरह मिल जाएगा और फिर उसका आपका काम हो जाएगा और जो भी कंप्लेंट्स आपकी दर्ज करवा दी जाएगी और जल्द से जल्द आपको उसके रिगार्डिंग एक रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। अब कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए आपको मल्टीलिंगुअल टोल फ्री नंबर मिलेगा और वो टोल फ्री नंबर पर आप लोग जल्दी से कंप्लेंट्स को फटाफट दर्ज कर सकते हो, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, इंपॉर्टेंस ये होगा कि लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप देखने को मिलेगा, लोगों को एक तरीके से बैंक के साथ एक यूज़र फ्रेंडली सा मैकेनिज्म निकल कर आएगा कि हाँ हम लोग अच्छे से बैंक के साथ अपना एक इन्वॉल्वमेंट रख सकते हैं। प्लस आज के टाइम पर बहुत सारे लगभग 44 करोड़ लोन अकाउंट होल्डर्स हैं, प्लस 220 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स हैं। तो जितने भी यहाँ पर ये अकाउंट आप देख पाओगे इनको डायरेक्टली बेनिफिट मिलने वाला है इस स्कीम से, तो इसके अपने ही काफ़ी सारे फायदे देखने को मिलने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और हेल्थ आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। यहाँ पे बात की गई है नोरो वायरस के बारे में, ठीक है। आपने इन्फ्लुएंजा वायरस सुना, कोरोना वायरस सुना, रोटा वायरस सुना, अब आप सुनो नोरो वायरस के बारे में, ठीक है। ये सभी वायरस मतलब हम लोग कवर कर चुके हैं, ये चर्चा में रहते रहते हैं। अब जो नोवो वायरस है ये हमारे इंटेस्टाइन को काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट करता है और इसकी वजह से डायरिया वगैरह हो जाता है, मैं आपको समझाऊंगा आगे। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो ये न्यूज़ में क्यों आए, क्योंकि हाल ही में लगभग ये जो नोरो वायरस है इसके 13-14 केसेस निकल कर आए हैं केरला के अंदर। तो डिस्कशन करेंगे आखिरकार ये वायरस है क्या। तो यहाँ पर आप देख पाओगे बेसिकली ये जो वायरस है ग्रुप ऑफ वायरस होता है, यहाँ पर बहुत सारे वायरसेस होते हैं जो कि यहाँ पर हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर बहुत सारी बीमारियां बन जाती हैं। इंटेस्टाइन ये वाला एरिया की बात की गई है, यहाँ पर बहुत सारे वायरस अफेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये जो वायरस हैं बहुत सारे ये अटैक करते हैं इस वाले एरिया को, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस यहाँ पर देखने को मिलता है। प्लस उसके बाद आपका जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसके अंदर सूजन आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपको डायरिया सा होने लगता है, वॉमिटिंग आती है बहुत ज़्यादा। प्लस ये जो वायरस है ये अपने आप में अगर थोड़ा लंबे समय तक रुक गया तो इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि इसके ऊपर कोई दवाइयाँ असर नहीं करती हैं, ठीक है। आप गर्म खाना, क्योंकि बोला जाता है गर्म खाने से ही हो जाता है, तो गर्म खाने से भी यहाँ पर कोई सही नहीं होता है यहाँ पे वायरस। प्लस उसके बाद ये जो वायरस है ये सैनिटाइजर्स पर भी सर्वाइव कर जाता है। तो आप देख पाओगे मतलब कि कहीं ना कहीं ये वायरस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कुछ टाइम बाद। अब हम लोग वायरस के बारे में एक एक चीज़ कवर करने वाले हैं, इस पिक्चर को अच्छे से समझते हुए चलना जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो नोरो वायरस है बेसिकली एक कॉन्टेजियस वायरस है, मतलब कि ये एक दूसरे में फैलता है, ठीक है। फैलने वाला वायरस है, मान लो एक पर्टिकुलर पर्सन है या फिर कोई ऑर्गेनिज्म है, इससे दूसरे पर्सन में ये वायरस फैल सकता है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, नोरो वायरस को सबसे पहली बार डिस्क्राइब किया गया था 1929 में। 1929 में इस वायरस के बारे में पता चला, ठीक है। इसको हम लोग उस समय विंटर वॉमिटिंग डिजीज से जानते थे, ठीक है। विंटर वॉमिटिंग डिजीज के नाम से यहाँ पर इसको जाना जाता था। इसमें क्या होता है, डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग होती है और पेट में बहुत ज़बरदस्त दर्द होता है। और सबसे पहले जो नोरो वायरस है ये कहाँ पर निकला था, तो नॉर्वॉक ओहियो के अंदर सबसे पहली बार इसको पाया गया था, तो आपको ध्यान रखना है। और आज के टाइम पर बोला जाता है कि ये जो वायरस है बेसिकली ये इन्फेक्ट कर सकता है दूसरे पीपल को। अगर आप एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हो, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कांटेक्ट में आता है तो ये वायरस फैल भी सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। प्लस ये वायरस कैसे हो सकता है, आप गंदा पानी पी रहे हो, गंदा खाना खा रहे हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये वायरस हो सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि आपने कोई मतलब मान लो यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है, उसने क्या करा, इस दीवार को छू लिया था, आप गए आपने भी उस दीवार को छू लिया, उसका आपने अपने मुंह में हाथ डाल दिया, तो इससे क्या हो सकता है, इससे वायरस आपके अंदर भी एंटर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो लीडिंग कॉज है ना इस बीमारी का वो फूड बॉर्न इलनेस है, मतलब कि गंदा खाना खाने से यहाँ पर ज़्यादातर ये बीमारी देखने को मिलती है। तो आप लोग इसके बारे में एक आइडिया रख सकते हो। ट्रांसमिशन की बात करें तो मैंने आप लोगों को बता दिया, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये आराम से ट्रांसमिट हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि सतर्कता बनाए रखें हम लोग आज के टाइम पर एक दूसरे से। प्लस सबसे ज़्यादा किन लोगों को ये नुकसान पहुंचाता है, तो ये वायरस सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है बच्चों को, बच्चों के साथ साथ जो बूढ़े लोग हैं, बूढ़ों के साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको यहाँ पर अफेक्ट करता है। खासकर ऐसे लोग जिनको पहले से बहुत सारी बीमारियाँ हैं, ठीक है, उनके लिए और घातक ये हो जाता है।
इसके लक्षण क्या है? लक्षण है डायरिया हो जाता है, इसमें वॉमिटिंग होती है, पेट में दर्द होता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती है। जैसे मैंने आपको बताया, पेट की यहाँ पर ये वाली इंटेस्टाइन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आ जाती हैं इस पूरे वायरस से। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, इलाज क्या है? देखो आज के टाइम पर कोई भी इसका स्पेसिफिक इलाज है नहीं, लेकिन क्या है कि आप लोग डायरिया की और वॉमिटिंग की कुछ मेडिसिन आती हैं, उन मेडिसिन को इस्तेमाल करते हुए आप इस डिजीज़ को सही कर सकते हो। बाय द वे कोई अलग से यहाँ पर इसके लिए कोई अलग से दवाई नहीं बनाई गई है। अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो आज के टाइम पर लगभग 685 मिलियन जो केसेस हैं वो साल भर में निकल कर आए हैं, जिसमें से 200 मिलियन केसेस बच्चों के अंदर निकल कर आए हैं इस नोरो वायरस के। ठीक है, और ये आप देख पाओगे अपने आप में कितना खतरनाक है कि यहाँ पर नियरली 50,000 बच्चों की जान जाती है हर साल डायरिया की वजह से, जो कि डायरिया इसी वायरस की वजह से होता है। तो अपने आप में ये बहुत घातक है, इससे थोड़ी बहुत हम लोग को सतर्कता बनाकर रखनी पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट और पॉलिटी आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। यहाँ पे बात की गई है जो सीबीआई होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और दूसरा है हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। दोनों के अंदर एक चीफ होता है, एक डायरेक्टर होता है। तो उन डायरेक्टर का जो टर्म पहले हुआ करता था वो 2 साल का हुआ करता था, ना उसको बढ़ा दिया गया है। द हिंदू का आर्टिकल है सीबीआई और ईडी के जो चीफ हैं उनका जो अब टर्म हुआ करेगा वो 5 साल का होगा। 5 साल तक वो एज अ डायरेक्टर सर्व करेंगे। ये आर्टिकल द हिंदू में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन क्या है ना, बहुत सारे लोग द हिंदू का वीडियो नहीं देखते हैं, वो खाली डेली करंट अफेयर देखते हैं। तो उनके लिए मैं वापस इस आर्टिकल को समझा रहा हूं। तो हाल ही में हमारे प्रेसिडेंट ने इन सारी चीज़ों को अनाउंस किया। अब यहाँ पर बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, जो सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स होते हैं इनके टर्म 2 साल का हुआ करता था, अब 2 साल से हटाकर इनका टर्म 5 साल तक का कर दिया जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है। तो मैं आप लोग को डायरेक्टली बता देता हूं, क्योंकि प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है सीबीआई के बारे में और साथ ही साथ ईडी के बारे में। तो दोनों के बारे में आप लोग को बताऊंगा, अच्छे से बस खाली सुनते हुए चलना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सीबीआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस बॉडी को बनाया गया था 1963 में एक रिजोल्यूशन के थ्रू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का था, उसके थ्रू इसको बनाया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सीबीआई है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के अंडर में आता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि ये बॉडी कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। उसके बाद सीबीआई को बनाया गया था एक कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर। एक कमेटी थी जिसका नाम था संथनम कमेटी। ठीक है, इसने रिकमेंड किया कि हाँ भाई हमारे पास सीबीआई प्रकार की एक बॉडी होनी चाहिए जो कि करप्शन से लड़े। तो उसके बाद इस बॉडी को बनाया गया। सीबीआई कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, आपको ध्यान रखना, कोई एक्ट यहाँ पर नहीं बनी है, लेकिन इसके पास जो भी पावर्स आई हैं सीबीआई के पास वो डीएसपी एक्ट से आई है। डीएसपी एक्ट क्या है? इसकी फुल फॉर्म है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। इसी एक्ट से यहाँ पर ये सारी पावर सीबीआई के पास में आती हैं। सीबीआई आज के टाइम पर एक मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर ये काम करती है। सीबीआई आज के टाइम पर हेड करी जाती है एक डायरेक्टर के थ्रू, और इसी डायरेक्टर की बात की जा रही है। डायरेक्टर 2 साल के लिए सर्व करता था, लेकिन अब यहाँ पर इसका टर्म बढ़ाकर 5 साल के लिए कर दिया गया है। अब ये डायरेक्टर 5 साल तक सीबीआई का डायरेक्टर बना हुआ रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद अब बात करते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। तो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है यहाँ पर एक तरीके से स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। जो पैसों को लेकर घोटाले होते हैं ना, उन सारे पैसों के घोटाले को ये बॉडी देखती है। ये बॉडी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। और 1 मई 1956 में इस बॉडी को बनाया गया था, लेकिन उस समय इसका नाम एनफोर्समेंट यूनिट हुआ करता था। इसका नाम बाद में बदलकर हमने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किया है 1957 के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, आज के टाइम पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मेन काम है इन 2 लॉज को लेकर चलना। एक लॉ का नाम है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और दूसरे एक्ट का नाम है प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मतलब कि देखो, पैसों को लेकर बहुत सारे घोटाले होते हैं। कभी कभी क्या होता है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उस केसेस को यहाँ पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट देखता है। ये आप लोग को इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और एनवायरमेंट आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। यह आर्टिकल भी पिछले 2 दिन पहले चर्चा में था, द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर हमने डिस्कशन किया था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग डायरेक्टली डेली करंट अफेयर वाला वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर मैं फिर से इस आर्टिकल को समझाने वाला हूँ। प्लस यहाँ पे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा कि किस प्रकार से बटरफ्लाई जन्म लेती है। यहाँ पर एक बटरफ्लाई, आपको इसका कलर रंग बिरंगा सा नजर आ रहा होगा। इसको नाम दिया गया है केसर ए हिंद बटरफ्लाई। ठीक है, अब क्या है, तो हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश है उन्होंने अप्रूव किया है। ये जो केसर हिंद बटरफ्लाई है ये अरुणाचल प्रदेश की एक स्टेट बटरफ्लाई कहलाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल द हिंदू का है। अब इस बटरफ्लाई के बारे में 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहले तो डायरेक्टली साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाता है, तो इस बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है टेनोपल्पस इम्पेरियलस। ओके,
अब यहाँ पे कहाँ पे पाई जाती है, तो ये ज़्यादातर ऊंचे स्तर वाले एरिया पर, जो हाई ऑल्टीट्यूड वाला एरिया होता है वहाँ पर पाई जाती है, जैसे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया या ईस्टर्न और वेस्टर्न हिमालयाज हो गए। ये आप देख पाओगे। ईस्टर्न हिमालयाज कौन से हैं, जो ये स्किन कलर के आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये ईस्टर्न हिमालयाज हो गए। और वेस्टर्न हिमालयाज यहाँ पर आपको ये वाले नज़र आ रहे होंगे, तो ग्रीन वाला जो एरिया ये वेस्टर्न हिमालयाज है। इन्हीं वाले एरियाज में सबसे ज़्यादा ये बटरफ्लाई पाई जाती है, इसके बारे में ध्यान रखना है। इस बटरफ्लाई का जो विंग स्पान है ये लगभग 90 से लेकर 120 मीटर की MM की यहाँ पर इनका बड़ा सा पंख देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये जो बटरफ्लाई है वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, सिक्किम, मणिपुर वाले एरियाज़ में देखने को मिलेगी। मतलब कि ये नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरियाज़ के अंदर आपको ज़्यादातर ये बटरफ्लाई देखने को मिलती है, खासकर ईस्टर्न वाले हिमालयाज़, ईस्टर्न वाला हिमालय ये वाला एरिया की बात की गई है। उसके बाद अगर हम बात करें दुनिया भर में और कौन कौन से कंट्रीज़ में ये बटरफ्लाई पाई जाती है, तो नेपाल है, भूटान है, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, सदर्न चाइना, ये सारे एरियाज़ देखने को मिलेंगे। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। IUCN के अंदर ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में है, मतलब कि इसको बचाना काफ़ी ज़रूरी है, मतलब कि ये ख़त्म होने के बिल्कुल पास में है और इसको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा बटरफ्लाई के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। बटरफ्लाई बेसिकली एक इंसेक्ट आती है, ये यहाँ पर इसके ऑर्डर अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से लेपिडोप्टेरा ऑर्डर को लेकर यहाँ पे बातचीत की गई है। ये मतलब क्या है इसका, तो मतलब ये है कि अलग अलग प्रकार की आपको ये बटरफ्लाइज देखने को मिलती हैं, ठीक है। अलग अलग ऑर्डर की ये बटरफ्लाइज आपको देखने को मिल रही होंगी, अलग अलग इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अलग अलग तरीके से इनकी प्रेजेंटेशन आपको ये देखने को मिल रही होगी, अलग अलग तरीके से यहाँ पर इनका अपीयरेंस है बेसिकली। अभी चाहे वो बटरफ्लाई हो चाहे वो मॉथ हो, ठीक है। मॉथ भी यहाँ पर एक तरीके से बटरफ्लाई आप देख पाओगे, छोटी छोटी हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार की होती हैं, ये यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग शेप में आपको ये देखने को मिलती हैं। और हाल ही में एक हिमालयन बटरफ्लाई है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन बर्डविंग, आपको ध्यान रखना है। इसका साइंटिफिक नेम है ट्रॉइडेस एइकस, ठीक है। इसको बोला जाता है गोल्डन बर्डविंग। अभी इसको डिस्कवर किया गया था भारत के अंदर और ये भारत की एक सबसे बड़ी बटरफ्लाई है। तो आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है, भारत की लार्जेस्ट बटरफ्लाई कौन सी है, वो है गोल्डन बर्डविंग। इसको लगभग 88 ईयर्स के बाद वापस से डिस्कवर किया गया था। नाउ एक क्वेश्चन और है, बटरफ्लाई पैदा कैसे होती है, तो इसके लिए यहाँ पर एक पूरी कंप्लीट साइकिल को आपको समझना होगा, ठीक है। यानी कि ये जो पूरी बटरफ्लाई है ये कैसे बनी है, इसके पीछे का रीज़न ये है। मान लो ये बटरफ्लाई है, इसने क्या करा, इसने एक अंडा दे दिया इस पत्ते के ऊपर, एक पत्ता है, इस पत्ते के ऊपर क्या करा, इसने एक अंडा दिया, ठीक है। अब ये अंडा कुछ दिनों बाद 5 से 6 दिनों बाद काला पड़ जाता है। काला पड़ने के बाद यहाँ पर ये अंडा फूटता है, फूटने के बाद इस अंडे में से ये कैटरपिलर निकल कर आता है। अब ये जब कैटरपिलर बाहर आता है, अब ये क्या करता है, इस पत्ते के ऊपर कैटरपिलर आ गया, ये क्या करता है, अंडे को खा लेता है। अंडे को खाने के साथ साथ पत्ते को खाना चालू कर देता है। अब पत्ते को खाते 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 ये साइज़ में बड़ा होता हुआ चलता है और लगभग 15-20 दिन बाद यहाँ पर काफ़ी बड़ा साइज़ इसका हो जाता है। अब बड़ा साइज़ होने के बाद ये अपने आप को यहाँ पर इस प्रकार से प्यूपा में बदल देता है। प्यूपा क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये अंडे यहाँ पर बटरफ्लाई ने दिए। अब यहाँ पर क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, ये अंडे फूटते हैं तो इसमें से कैटरपिलर निकलता है जिसको हम लोग लार्वा बोलते हैं हिंदी में। तो कैटरपिलर निकलने के बाद यहाँ पर इन अंडों को खाने के बाद, इनके छिक्कल खाने के बाद पत्ते को खाना चालू करता है। पत्तों को खाते खाते यहाँ पर कुछ टाइम बाद एक तरीके से क्या हो जाता है, यहाँ पर एक तरीके से अपने आप को पूपा में बदलता है। अब पूपा में कैसे बदलता है, तो कुछ टाइम बाद जब इसका साइज़ बढ़ जाता है, साइज़ बढ़ने के बाद क्या होता है, ये अपने आप को पीछे इसका कुछ जो इसकी एक तरीके से यहाँ पर पीछे से चिपका लेता है। कैसे, अपनी लार की मदद से। जो इसका सलाइवा होता है, ये सलाइवे से अपने आप को चिपका लेता है। पीछे चिपकाने के बाद अपने आसपास एक जाल सा बुन देता है। जाल सा बुन देने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये पूपा पेड़ से चिपक जाता है। अब ये डेवलप होते होते कुछ टाइम बाद यहाँ पर ये डेवलप हो जाता है इस प्रकार से कि इसमें से एक बटरफ्लाई निकल कर आती है, इस प्रकार से यहाँ पर इसमें से एक तितली निकल कर आती है। तो आप देख पाओगे फिर कुछ टाइम बाद ये फूटता है और उसके बाद इसमें से यहाँ पर एक बटरफ्लाई निकल कर आती है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर ये जो चिपचिपा सा दिख रहा है ना, इससे इसने अपने आप को चिपकाया। चिपकाने के बाद इसने अपने आसपास में जाल बुन दिया और उसके बाद अपना कलर बदल दिया। कलर बदलने के बाद इस प्रकार से पूपा डेवलप हो गया। अब पूपा ऐसे बनते बनते इसकी खाल बदल जाती है और फिर उसके बाद ये फूटेगा और उसके बाद उसमें से बटरफ्लाई निकलती है और फिर उसके बाद इस प्रकार से पूरी बटरफ्लाई तैयार हो जाती है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। देन उसके बाद आज के लास्ट आर्टिकल को भी डिस्कस करेंगे। ये भी एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो अभी हाल ही में हमने देखा COP26 का समिट हुआ है और वो समिट जो है वो ग्लासगो के अंदर देखने को मिला। हमने देखा कि बहुत सारे लीडर्स ने आपस में बातचीत करी है और बहुत सारे टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है। वो इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं इसको हम लोग समझेंगे।
तो हाल ही में लगभग 5 टर्म्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन किया था। मैं भी आपको बताता हूँ। सबसे पहली टर्म है नेट जीरो। तो नेट जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोला गया नेट जीरो का मतलब है आज के टाइम पर देखो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस देखने को मिलती है, हार्मफुल गैसेस हैं, उनको रिमूव करना, उनको एटमॉस्फेयर में से निकालना, प्लस आने वाले टाइम पर भी क्या करना, जो पोल्यूशन है उसको कम से कम करना, उसको हम लोग नेट जीरो बोलते हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी प्लेज ली है कि हम लोग भारत को नेट जीरो बनाएंगे 2070 तक। एक दूसरा वर्ड इस्तेमाल किया गया है मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन करना, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब कम करना। तो ग्रीन हाउस गैसेस को हम कम करेंगे जिससे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर पाएंगे हम लोग। उसके बाद होता है एक अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि हम लोग को क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग नई नई टेक्निक्स को अडेप्ट करना होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अडेप्टेशन। तो यहाँ पर आप देख पाओगे जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर, ह्यूमन बींग्स हो गया और भी बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर ज़रूरत होती है कि हम लोग अडेप्ट करें क्लाइमेट चेंज को, ठीक है, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स को अडेप्ट करते हुए चलें, ये यहाँ पर बताया जाता है। तो ये इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद एक एनडीसी होता है, इसका मतलब होता है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब होता है एक टारगेट, बेसिकली सिंपल सा मतलब एक टारगेट जो कि कंट्रीज सेट करती हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो कि कंट्रीज अपना एक टारगेट सेट करती हैं। जैसे कि यहाँ पर कंट्रीज ने अपना एक एनडीसी सबमिट किया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक तरीके से पोल्यूशन कम से कम करने वाले हैं आने वाले टाइम पर, तो एक टारगेट सेट किया जाता है। उसके बाद एक लास्ट टर्म होती है क्लाइमेट फाइनेंस, मतलब कि एक तरीके से क्लाइमेट चेंज से टैकल करने के लिए, इस आज के टाइम पर पोल्यूशन से टैकल करने के लिए कुछ पैसा दिया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक है। तो मनी पैसा दिया जाता है ताकि हम लोग क्लाइमेट चेंज के अंदर मिटिगेशन को अपना सकें, एडेप्टेशन को लेकर चल सके, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट फाइनेंस। तो आपको ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में इसलिए था क्योंकि ग्लासगो मीटिंग के अंदर हमने देखा है कि बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज से बोला गया कि आप लोगों को लगभग $1.3 ट्रिलियन के आसपास हर साल इतना क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड करवाना है, ऐसा यहां पर स्टेटमेंट दिया गया था, ठीक है। आपको मालूम होगा, हमने काफ़ी डिटेल में देखा है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ये आर्टिकल हमने आज डिस्कस किया है। बेलारूस पोलैंड के क्राइसिस समझे, नेशनल इंटरलिंकिंग रिवर अथॉरिटी समझा, ठीक है, ओम्बड्समैन स्कीम को अच्छे से समझा, नोरो वायरस क्या होता है हमने समझा, सीबीआई ईडी क्या होते हैं हमने समझा, इस बटरफ्लाई के बारे में समझा, बटरफ्लाई कैसे पैदा होती है इसके बारे में समझा, और COP26 से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी हमने आज कवर कर लिया है। नाउ फाइनली इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।